हम लोग देखने वाले हैं त्रिदोष के बारे में। आज हम लोग यूनिट 7 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके। ज्यादा कुछ नहीं बचा है। जो जो मेन मेन चीजें हैं वो चीजों को हम लोग देखेंगे, बाकी चीजों को स्किप कर देंगे। ओके। जो चीजें और भी जगह पे रिपीट होंगी उससे उसे स्किप कर देंगे। ठीक है। तो हम लोग त्रिदोष की अवधारणा के बारे में देखेंगे। तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुद्यात्मकम। ये चरक संहिता से लिया गया है, जहाँ पे बताया गया है कि पंचीकृत भूत यानी आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी जो हमारे पांच महाभूत है, इसके समूह और आत्मा के आश्रय भूत को शरीर कहते हैं। ओके, तो ये त्रिदोष के बारे में यहाँ पे बताया गया है चरक संहिता में। महर्षि सुश्रुत क्या बोलते हैं? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। सुश्रुत संहिता का 15 3 में देखने को मिलता है, जहाँ पे बताया गया है कि दोष धातु और मल इस शरीर के मूल है। पंचमहाभूत के समुदाय दोष धातु और मल के रूप में शरीर की उत्पत्ति के कारण है। दुष्यंती इति दोषा, जो शरीर यानी कि शरीरगत जो धातु को दूषित करे उन्हें दोष कहते हैं। तो शरीरगत जो धातु है शरीर के अंदर उसे जो दूषित करता है उसे दोष कहते हैं। आचार्य ने उक्त तीन को त्रिस्थूल स्तंभ कहा है। त्रिदोष यहाँ पे आपके क्या है? तो वात पित्त और कफ है त्रिदोष, वात पित्त और कफ। ठीक है। और जो दोष धातु और मल है ये आपके त्रिस्थूल स्तंभ है। ठीक है, त्रिस्थूल स्तंभ है। और वात पित्त और कफ ये आपके शरीर के तीन दोष है। ओके। अब जो हम लोग पढ़ते हैं हमारे पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे वात पित्त और कफ से रिलेटेड कौन कौन है। तो आकाश और वायु ये वात से रिलेटेड है। अग्नि और जल जो है ये पित्त से रिलेटेड है। जल और पृथ्वी जो है ये आपके कफ से रिलेटेड है। ठीक है, इसको सीक्वेंस पे लिखेंगे, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ऊपर वाले दो आपके वात हो जाएंगे, उसके जस्ट नीचे आपके अग्नि और आकाश जो है ये आपके पित्त हो जाएंगे, और आपके जल और पृथ्वी जो है ये कफ से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखने का इसका प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो। है ना? तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग इसे लिखिएगा। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पे आकाश और वायु ये दोनों आपके वात से रिलेटेड है। अग्नि और जल ये आपके पित्त से रिलेटेड है। उसके साथ ही आपके जल और पृथ्वी ये आपके किससे रिलेटेड है? तो कफ से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, याद रहेगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस में लिख के इसे याद कीजिएगा। अब शरीर में हम लोग स्थान देखेंगे कि कफ का पित्त का और हमारे वात का स्थान कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, है ना? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ गर्दन से डायफ्राम तक हम बात करेंगे तो कफ से रिलेटेड है। आपके गर्दन से लेके डायफ्राम तक अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके कफ से रिलेटेड होगा। ठीक है, गर्दन से लेके डायफ्राम तक ये आपके कफ से रिलेटेड है। ठीक है, डायफ्राम से लेके नाभि तक का बात करेंगे। नाभि तक, नाभि तक का बात करेंगे तो ये आपके पित्त से रिलेटेड है। और आपके नाभि से लेके अंगूठा तक, पैर के अंगूठे तक बात करेंगे तो वात से रिलेटेड है। तो वात पित्त और कफ नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, नीचे आपके वात है, पीछे कफ है, आपको पता होगा। और कितने कितने प्रकार के रोग भी होते हैं? 80, 40 और 20 प्रकार के रोग। वात संबंधी जो रोग होते हैं वो 80 प्रकार के होते हैं, और जो पित्त संबंधी रोग है वो 40 प्रकार के, कफ संबंधी 20 प्रकार के। ठीक है, तो स्थान आपको याद रखना है कि वात का आपका कहाँ से होगा? अंगूठ से लेके नाभि तक, और आपके पित्त का नाभि से लेके आपके डायफ्राम तक, और आपके कफ का स्थान जो है डायफ्राम से लेके गर्दन तक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे देखेंगे हम लोग। वात पित्त और कफ इसमें शरीर की क्रियाओं के जनक बोला जाता है। तो शरीर में जो भी क्रियाएं होते हैं वो वात पित्त और कफ की प्रक्रियाओं से हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैव भौतिक यानी बायोफिजिकल
और जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल क्रिया इन्हीं के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, चाहे बायोकेमिकल हो या फिर आपके बायो फिजिकल प्रक्रिया हो, वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो आपके वात पित्त कफ के द्वारा होती है। जैसे चंद्रमा विसर्ग कर्म यानी कि क्रिएशन पावर है, और सूर्य जो है वो आपके एसिमिलेशन पावर है, तथा वायु जो है वो आपके क्या है, डिफ्यूजन पावर है। उसके द्वारा जो है जगत की धारणा करते हैं हम लोग। उसी प्रकार जो कफ है, ये आपके एनाबॉलिक फंक्शन को दर्शाता है, आपका कफ। ठीक है, एनाबॉलिक फंक्शन को। और जो आपके पित्त है, ये आपकी कैटाबॉलिक फंक्शन। और जो आपके वात है, ये आपके नर्वस फंक्शन जो है इसके द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो एनाबॉलिक का काम, कैटाबॉलिक यानी कि जोड़ने तोड़ने का कार्य बोलते हैं ना एनाबॉलिक में। एना में आपका क्या होता है, या जोड़ने का कार्य हो रहा है, कैटा में तोड़ने का कार्य होता है। और आपके नर्वस फंक्शन जो है वो आपके वात से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कर्म की, इनके द्वारा शरीर के स्थूल तथा सूक्ष्म सभी अवयव में गति परिवर्तन यानी चेंज, तथा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल जो आपके चेंजेस है वो होते हैं। इन्हीं की वजह से इसके स्थूल और सूक्ष्म जो सभी अवयव है इसी की वजह से गति करते हैं। ओके, तो इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा डिफरेंट दे दिया गया है, इसको चेंज करना होगा। यहाँ पे बात के लिए जो है कैटाबॉलिक फंक्शन दे दिया, पित्त के लिए एनालिसिस दे दिया गया है, और कफ के लिए एनाबॉलिक दे दिया गया है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, इसे रहने देंगे। अब हम लोग देखेंगे त्रिदोष में पांच पांच भेद बताए गए, त्रिदोष के। अब वात के पांच भेद बताए गए हैं। ठीक है, तो पांच पांच भेद आपको याद रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, पूछे भी गए। ठीक है, तो त्रिदेश के पांच पांच भेद बताए गए, वात के पांच भेद है। ये इजी है, वात के जो आपके पांच भेद है वो इजी है, प्राण उदान समान व्यान और अपान, ये पांच भेद आपको याद रखना है वात के। ठीक है, वात के पांच भेद आपको याद रखना है, बाकी का डिफरेंट है लेकिन ये आपके लिए इजी है। ठीक है, क्या क्या याद रखिएगा, तो यहाँ पे प्राण उदान समान व्यान और अपान। उसके बाद हम लोग देखेंगे पित्त के। तो पित्त के भी यहाँ पे पांच भेद बताए गए हैं, पित्त का। पहला आपका रंजक पित्त, दूसरा है आपका साधक पित्त, तीसरा है आपका आलोचक पित्त, और चौथा है आपका भ्रांजक पित्त, और पांचवा है पाचक पित्त। ठीक है, तो इसके भी पांच प्रकार आपको याद रखना है, रंजक साधक आलोचक भ्रांजक और पाचक। ठीक है, रंजक साधक आलोचक भ्रांजक और पाचक, इसको याद रखना है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कप के। ठीक है, तो कप के पांच भेद देखेंगे। कप के यहाँ पे पांच भेद कौन कौन से हैं, तो क्लेदक कप है, क्लेदक कप। दूसरा है आपका अवलंबक कप। तीसरा है आपका बोधक कप। चौथा है आपका तर्पक कप। और पांचवा है आपका श्लेषक, श्लेषक कप। ठीक है, तो ये पांच कप आपको याद रखने हैं। ठीक है, वात के पित्त के और कफ के पांच पांच जो पांच भेद बताए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला आपका वात का प्राण उदान समान व्यान और अपान हो जाएंगे। ठीक है, पित्त के आपके हो जाएंगे रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, भ्रांजक पित्त और पातक पित्त। पित्त, इसको एक नोट्स में लिख के आप लोग टांग दीजिएगा, क्योंकि ये भूलने वाला चीजें, याद करेंगे भूलेंगे, याद करेंगे भूलेंगे, रोज इसे देखना होगा तभी याद होगा। ठीक है, कफ के पांच भेद, क्लेदक और लंबक, बाधक, तर्पक और श्लेष्मक। ओके, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया, स्थान क्या है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो यह बात के जो पांच भेद बताया गया, प्राण आपको बताया है कि ये जो प्राण है यहाँ पे
अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया जाता है स्थान। मस्तिष्क, वक्ष, कान, जीवा, मुख और नासिका, ये प्राण का बताया गया है। उदान का कंठ बताया गया, समान का छोटी आंत या फिर नाभि क्षेत्र हम लोग याद रखते हैं। व्यान का संपूर्ण शरीर और अपान का आपका अंडकोश, मूत्राशय, ये आपको याद रखना है। ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान जो भी चीजें हैं उसको आप यहाँ याद रखेंगे, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पित्त के बारे में। तो जो रंजक पित्त है उसका स्थान आपके लीवर में होता है और स्प्लीन में होता है, ठीक है, यकृत और प्लीहा में। जो साधक पित्त है उसका स्थान आपके हार्ट में होता है और साथ में आपके ब्रेन में होता है, हृदय और मस्तिष्क में। जो आलोचक पित्त है उसका स्थान आपके नेत्र में और बुद्धि में होता है, दो प्रकार के बताए गए यहाँ पे। जो भ्रांजक पित्त है उसका स्थान त्वचा में होता है। और जो पाचक पित्त है उसका स्थान जो है अन्न गह्वर में होता है, ठीक है, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रंजक पित्त है उसका कार्य रक्त में रंजकता लाना है, रस को रक्त बनाना, रस से रक्त बनाने का कार्य करता है। जो साधक पित्त है वो आपके सूरता, हर्ष, प्रसन्नता का संपादन करना, भय, क्रोध, मोह का कारण है। मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि, मेधा, अभिमान को नियंत्रण करने वाला है। जो आलोचक पित्त है वो दृष्टि ज्ञान से रिलेटेड है। सूक्ष्म अर्थों को ग्रहण करने वाला, धारण करना, प्रस्तुत करना, विचार व कार्य में तारम तारतम्य स्थापित करना है। जो भ्रांजक पित्त है वो त्वचा से रिलेटेड है। शरीर में तापक्रम संतुलित रखना, त्वचा के वर्ण का निर्धारण करना। और जो आपके पाचक पित्त है वो आहार का पाचन करने करके सार भाग व मल भाग अलग करना। साथ में अन्य पित्त के कर्म पर अत्यधिक प्रभाव या फिर धातु निर्माण में सहायक है, ठीक है। तो ये आपके पित्त के हो गए। हम लोग कफ के भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मेन बेसिकली आपको नाम याद करना था, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने के लिए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। कफ, तो यहाँ पे हम लोग क्लेदक कफ के बारे में देखेंगे। क्लेदक कफ ये आपके जीआईटी से रिलेटेड है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। भोजन को गीला करने का कार्य करता है। पचाने व फिर गति में सहायक है, ठीक है। पचन प्रवाह पथ है ये आपका क्लेदक कफ। और लंबक कफ है आपके चेस्ट, हृदय और फेफड़ों से रिलेटेड है। श्वसन गति में सहायक है, हृदय गति में सहायक है। बोधक कफ जीवा से रिलेटेड है, रस यानी स्वाद का ज्ञान कराता है। द्रवों का मुंह में विलय कराना इसका काम है, घोलने का कार्य करवाता है। जो तर्पक कफ है मस्तिष्क, रीढ़ और हृदय इससे रिलेटेड है। मस्तिष्क को स्निग्धता प्रदान करता है ये। विचार, चिंतन, संकल्प, कार्यों को पोषण देता है। जो आपके श्लेषक कफ है अस्थि संधियां है, बोन ज्वाइंट्स आएंगे यहाँ पे। जोड़ों का स्नेहन व फिर गति प्रदान करना। श्लेषक तरल का उत्पादन करता है ये। ओके, तो ये आपके स्लेदक और लंबक, बोधक और तर्पक और श्लेषक कफ है। ओके, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे कैसा व्यक्ति है तो कैसा उसका शरीर होता है, वात प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसा होता है, पित्त वाला कैसा होता है, कफ वाला कैसा होता है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में साइकोलॉजी में देख चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा साइकोलॉजी में। तो वात, पित्त और कफ, कफ वाला होता है वो आपका फैट, स्थूल टाइप का होगा, फैट होगा, ठीक है। और जो आपको पित्त प्रवृत्ति वाला होगा वो आपको मीडियम नजर आएगा। जो आपके वात प्रवृत्ति वाले होंगे वो थिन, पतले दुबले नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी चीजें जो लिखी गई है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग वात के कार्य क्या क्या है, पित्त के और कफ के, ठीक है। तो वात जो है प्रकृति अवस्था में उत्साह, श्वास बाहर जाना, श्वास प्रवेश करना, चेष्टा, मल मूत्र वेग आदि की प्रवृत्ति, धातु को उचित गति, इंद्रियों के विषय ग्रहण करने में निपुणता आदि से शरीर का उपकार करती है वात का कार्य। पित्त का कार्य है पाचन, उस उष्णिमा, आदर्श, सॉरी दर्शन, भूख प्यास, प्रीति, कांति, मेधा, बुद्धि और अस्थूलता पित्त के मुख्य कारण है। कफ जो है अंगों में दृढ़ता, स्निग्धता, संधि में निष्ठा आता है, सहिष्णुता यानी सहनशीलता आदि से कफ शरीर का उपकरण होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब रक्त का कार्य जो है शरीर को बढ़ाना है, रक्त का प्राण धारण करना है, मांस का उपदेय या फिर लेपन करना है, मेद का स्नेहन करना है, अस्थि का कार्य शरीर को धारण करना और आधार प्रदान करना,
मज्जा का कार्य जो है अस्थियों को स्नेह से पूर्ण करना है, और शुक्र का गर्भ उत्पादन करने में क्रम में उत्तम कर्म है। ठीक है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके। अब मलों के कर्म देखेंगे। तो पुरीस यानी मल का कर्म यहाँ पे देखेंगे, अपशिष्ट सामग्री को बाहर निकालना, शरीर का धारण करना। मूत्र का कार्य क्लेद यानी गीलापन, नमी या पसीना को शरीर से बाहर निकालना। स्वेद का कर्म है क्लेद को धारण करना, यानी कि ये श्रेष्ठ कर्म है। तो पुरुष, मूत्र और स्वेद यहाँ पे मलों के कर्म बताए गए हैं। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि दोष बताए गए थे, वात आदि दोषों का क्षय आदि काल। तो कौन से काल में कौन से दोष का प्रकोप होता है ये यहाँ पे बताया गया था, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे दोष है वात, पित्त और कफ। तो कब जो है आपके शरीर में वात का संचय होगा, कब पित्त का संचय होगा, आपके शरीर में स्टोर कब होगा ये, और कब उसका प्रकोप देखने को मिलता है, और कब जो है वो अपने आप उसका समन भी हो जाता है, यानी वो समाप्त भी हो जाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो वात हम लोग देखेंगे तो आपके बॉडी में ग्रीष्म ऋतु में ये स्टोर होता है वात। ठीक है। और जो पित्त होता है वो वर्षा ऋतु में संचय होता है। कफ जो होता है ठंडा के दिन में देखिएगा कब बहुत ज्यादा जमता है, शिशिर ऋतु में, है ना। तो शिशिर में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकोप अगर देखेंगे सबसे ज्यादा कब दिखता है, तो आपका जो वात का प्रकोप है वर्षा ऋतु में ज्यादा दिखेगा। पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में ज्यादा दिखता है। और कफ का तो कफ सॉरी प्रकोप जो है वो बसंत ऋतु में ज्यादा दिखता है। शमन कब होगा, तो वात आपको शरद ऋतु में बिल्कुल खत्म हो जाता है। और आपके पित्त जो है हेमंत ऋतु में। और कफ जो है ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में कफ का बिल्कुल भी आपको प्रभाव नहीं दिखता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, है ना, जिनको भी कफ बनता होगा। ओके, क्लियर है ये सभी को। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको रखना होगा। ठीक है, याद करना होगा। जैसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ कुछ चीजें एग्जाम में जो पूछी जाती है, छोटी छोटी चीजें, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं त्रिदोष के लक्षण। ठीक है, यहाँ पे सात सात लक्षण बताए गए हैं, और ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या बात पित्त और कफ के यहाँ पे लक्षण आपको यहाँ पे बताना है, ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे वात का देखेंगे तो वात वाला प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है, रुक्ष होता है, वात वाला शीत का प्रभाव रहता है, लघु यानी हल्का होता है, सूक्ष्म होता है, चल होता है, विशद होता है और खर होता है। ठीक है, ये वात प्रवृत्ति का है। इस प्रवृत्ति का जो लक्षण है वो आपका स्नेहन है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, द्रव्य है, अम्ल है, तर है और कटु है। कफ का जो लक्षण है गुरु है, शीत है, मृदु है, स्निग्ध है, मधुर है, स्थिर है और पिच्छल है। ठीक है। ये अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। कसाय। ठीक है, ये आपके छह रस आपको याद रखना है, षड रस। ठीक है, छह रस आपको याद रखना है सीक्वेंस में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस तरीके से हम लोग इसको कैसे रिलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस सीक्वेंस में इसे लिख के रखना है आपको। यहाँ पे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा मधुर है वो पृथ्वी और जल। ठीक है, पृथ्वी और जल से आपका मधुर रिलेटेड है, पृथ्वी और जल से।
उसके साथ ही जल और अग्नि, इससे रिलेटेड है आपका अम्ल। ठीक है। पृथ्वी और अग्नि। ओके ओके। ओके। पृथ्वी और अग्नि से रिलेटेड है आपका अम्ल। पृथ्वी और अग्नि से रिलेटेड है आपका अम्ल। ठीक है। और पृथ्वी और जल से रिलेटेड आपका क्या है, मधुर है। ओके। उसके बाद इसको लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में वैसे याद नहीं रहेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जल और अग्नि ये आपके लवन से है। जल और अग्नि, तो जल और अग्नि ये आपके क्या हो जाएंगे, लवन से। और वायु और आकाश, वायु और अग्नि, वायु और अग्नि, तो जल अग्नि और वायु अग्नि, इस तरीके से इसको पहले लिखेंगे। जल और अग्नि आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे, मधुर अम्ल हो गया। तो अब आपके लवण बचे हैं। उसके बाद अग्नि और जल, अग्नि और वायु, ये आपके क्या हो जाएंगे, कटु। ठीक है। अब तिक्त और कसाय बचे हुए। तिक्त और कसाय, तो तिक्त आपकी वायु और आकाश से रिलेटेड है। तो वायु और आकाश तिक्त हो जाएंगे। और जो अंतिम में वायु और पृथ्वी, यानी वायु और पृथ्वी, ये आपके कसाय से रिलेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे वायु और आकाश, वायु और आकाश से आपके हो जाएंगे तिक्त। और आपके वायु और पृथ्वी, ये आपके हो जाएंगे कसाई के लिए। ठीक है। यही लिखा हुआ है। इस तरीके से समझ में आया कैसे लिखे हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश लिख लेना है। पृथ्वी जल का संबंध आपके मधुर से है। जल और अग्नि का संबंध लवण से है। अग्नि और वायु का संबंध आपके कटु से है। और आपके वायु और आकाश का संबंध तिक से है। उसी प्रकार पृथ्वी और अग्नि का संबंध अम्ल से, और पृथ्वी और आपके वायु का संबंध कसाय से है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आई है। इस तरीके से पहले ये लिखने के लिए सीखना होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो मधुर होता है ना, मधुर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपके गुड़ और घी आएंगे मधुर के अंतर्गत। जो अम्ल है ये खट्टा होता है, इसमें नींबू इमली और अनार और तक आएंगे। जो लवण है वो नमकीन है, सेंधा नमक इसके अंतर्गत आपका आएगा। कटु जो है वो तीखा होता है, इसमें हींग और मिर्च आएंगे। तिक्त जो है वो आपका अ, वायु और आकाश से रिलेटेड है, इसमें पटोल नीम करेला गिलोय ये सारे चीज तिक्त के अंतर्गत आएंगे। तिक्त मतलब कड़वा होता है। ठीक है। कटु मतलब तीखा होता है, ये ध्यान रखिएगा। कसाय जो है कसैला होता है, इसमें आपके वायु और पृथ्वी से रिलेटेड है। इसमें हरड़ और बहेड़ा आ जाएगा। तो ये आपको फिलहाल के लिए सिर्फ ये वाला सदरस याद रखना है, और उसके साथ कौन से तत्व रिलेटेड है वो याद रखना है इसमें। ओके। और साथ में इसका जो है क्या स्वाद है, जैसे मधुर का मीठा है, अम्ल का खट्टा, लवण का नमकीन, कटु का तीखा, तिक्त का कड़वा और कसाय का कसैला, ये आपको याद रखना है। ओके, ये क्लियर है। ओके। यही चीजें जो यहाँ पे लिखी गई थी इसी को भी हम लोग नीचे भी समझेंगे। ठीक है। वही चीजें नीचे भी दी गई है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। साम्य अवस्था में रखता है और विषम धातुओं को सम अवस्था में रखता है। उसे हम लोग हितकारक यानी कि पत्र आहार कहते हैं। और जो अहितकारी आहार है उसे हम लोग अपत्य आहार कहते हैं। तो हम लोग पत्य और अपत्य के बारे में बहुत अच्छे से, हर प्रदीपिका के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आहार के प्रकार देखेंगे। तो आहार के निम्न हम लोग भेद देखेंगे। उत्पत्ति भेद के आधार पे इसको अस्थावर और जंगम में बांटा गया है। तो जो अस्थावर है उसमें आपके शाकाहारी आएंगे, और जो जंगम है उसमें मांसाहारी आते हैं। ठीक है। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखना है उत्पत्ति के आधार पे। तो शाकाहारी जो कि आपको पौधे से वनस्पति से जो भोजन प्राप्त होते हैं वो आपके शाकाहारी है। जंगम यानी कि मांसाहारी, जो आपको पशु पशु और
मांस मछली अंडे से प्राप्त होते हैं वो आपके जंगम के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लाभ देखेंगे, साधना के भेद यहाँ पे दो बताए गए, पथ और अपथ। उपयोग के भेद यहाँ बताया गया है। अ, पीने वाला आहार होता है, दांतों से काटने वाला आहार होता है, भक्षण यानी चबाकर खाने वाला आहार होता है, और ले यानी चाटने वाला आहार होता है। तो ये चार बातें ध्यान रखना है। भोज पे चोसले हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं, आहार के चार टाइप्स, भोज पे चोसले, तो उसका मीनिंग यही निकलता है। एक पीने वाला है, एक असन है, एक भक्ष्य और एक ले है, ठीक है। वो चीजें हम लोग भगवत गीता में पढ़ेंगे। स्वाद भेद के आधार पे देखेंगे तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्तता आपके 6 रस पाए जाते हैं, जो यहाँ पे आपको याद रखना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब योग शास्त्रों में हम लोग प्रकृति के आधार पे आहार को दो भागों में विभक्त करते हैं, योग शास्त्र में पथ्याहार और अपत्याहार। घेरन संहिता में हम लोग देखते हैं आहार की अवधारणा के बारे में। तो वहां पे मिताहार के बारे में बताया गया है और पथ्याहार और अपत्याहार के बारे में बताया गया है। मिताहारम विना यस्तु योगाहारम तु कार्येत, नाना रोगो भवेतस किंचित योगो न सिद्ध्यति। तो मिताहार अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत सारे रोग हमें हमारे अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद बताया गया साल अन्यम यव पिष्टम वा तथा गोधुम पिष्टकम, मुद्गम मांस चनक आदि शुभ्रम च तु वर्जितम। ये आपका पथ्य आहार के बारे में बताया गया है। विपथ्य आहार को ही हम लोग देख रहे हैं। पटोलम सुर्णम मानम कंकोलम च सुका शुकम, द्राढ़िकाम करकंटिम रंभाम धूम्री कंठ कंटकम, आम्रम्भाम बालरंभा रंभा दंडम च मूलकम, वार्तिकीम मूलकम रिद्धि योगी भक्षण माचरेत। उसके बाद है बाल साकम, काल साकम तथा पटोल पत्रकम, पंच शाकम प्रशंस्या द्वास्तुकम हिमलोचिका। उसके बाद बताया गया मिताहार की परिभाषा यहाँ पे दिया गया 21 नंबर में। शुद्धम सुमधुरम स्निग्ध मधुरार्ध विवर्जितम, भुज्यते शिव संप्रीत्या मिताहार मिमम विदु। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम लोग नॉर्मली दूसरा चीज देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे शुद्धम से शुरू हुआ है आपका मिताहार की परिभाषा घेरन संहिता में, तो इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। शुद्धम है यहाँ से, ठीक है। शुद्धम सुमधुरम स्निग्ध मधुरार्ध विवर्जितम, पूज्यते शिव संप्रीत्य मिताहार मिमम विदु। उसके बाद है अन्नेन पूर्येर्द अर्ध तो येन तु तृतीयकम, उदरस्य तृतीयांश संच्छेद वायु चारणे। तो ये आपके टोटल मिताहार के बारे में और आपके पताहार के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में सर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एक बार घेरन संहिता को देख लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम में जैसे कि ये सब श्लोक है ना, जैसे कि इस तरीके का श्लोक एक बार पूछा गया है आपका यहाँ से, बाल शाकम काल शाकम पटोल पत्रकम, कौन से ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। पटोलम सोनम मानम, तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। अब निषिद्ध आहार के बारे में क्या बताया गया घेरन संहिता में। तो बोला है कटु अम्ल लवणम तिक्तम भ्रिष्टम च दधितकृकम, साकोत्कटम तथा मदम तालम च पंचम तथा, कुलत्थम मसुरम पांडुम कुष्मांडम साक दंडकम, तुम्बी कोल कपीथम च कंठ बिल्वम पलाशकम, कदम्बम जंबीरम बिंबम लकुचम लशुनम विषम, कामरंगम पियालम च हिंगू सालमली के मुकम, योगा आरंभे व्रजेच पथि स्त्री बदली सेवनम। उसके बाद है नवनीतम घृतम क्षीरम, शर्करा दैव छवम गुणम, पक्वरंभा नारिकेलम दांडिम दांडिम शिवाशवम, दाक्षां तु लौकिम धात्री रश्व अम्ल विवर्जितम, एला जाति लौंगम च पौरुषम जाम्बूजामलम, हर्ति किम च खजुरम योगी भक्षण माचरित, ठीक है। तो 23 से लेके आपका 28 तक निषिद्ध आहार के बारे में बताया गया है। उसके बाद है लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, मनोभिलषितम योगम योगी भोजन माचरित। ये श्लोक डिट्टो उठा के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग जब पढ़ते हैं हट प्रदीपिका में, तो वहां पे पढ़ते हैं पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, लेकिन यहाँ पे लघु पाकम से शुरू हुआ है, ठीक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम, मनोभिषितम योगम योगी भोजन आचरित, कठिनम दुरितम पूतिमुष्णम पुर्येषितम तथा, फिर है अतिशितम चाति चोष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जियेत,
प्रातः स्नान पाशना आदि काया क्लेश विधिम तथा एकाहारम निराहारम यामन्ते च न कार्यति। एकाहार वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है। एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत्। आरंभे प्रथमे कुर्यात् क्षीराज्यम नित्य भोजनम मध्याह्ने चैव शयाने भोजन द्वयमाचरेत्। तो ये आपको निषिद्ध आहार के बारे में बताया गया टोटल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में कहीं से भी उठा के कोई भी श्लोक नंबर से पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। आपको पता है जब आप लोग आपको सर पढ़ाए थे तो इसका जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट बताया गया है। तो सर जिस प्रकार से मीनिंग बताए हैं वो वाला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सीधा आपके श्लोक से ही पूछा जाता है, श्लोक को ही आपको लेके चलना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, हेमलता जी, ज्योति जी, निखिल, देव जी, मीनाक्षी जी। अब हम लोग देखेंगे हट प्रदीपिका के अनुसार आहार की अवधारणा। तो हट प्रदीपिका में सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रत्य मिताहार स उच्यते। देखिए दोनों में डिफरेंस था। यहाँ पे सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित है ना। यहाँ पे देखिए क्या देखे थे हम लोगों ने। देखिए शुद्धम सुमधुरम स्निग्ध मधुरार विवर्जित भुज्यते शिव संप्रत्य मिताहार में विदु। फिर दोनों का डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, दोनों हट प्रदीपिका और गेरन संहिता, तो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो स्निग्ध तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए उसे मिताहार कहते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है अपत्याहार के बारे में बताया गया। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सरसप मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधि तक्र कुलत्थे कोल पिन्याक हिंगु लहसुन नाद्यम अपत्य मांगो। तो कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक सौवीर तेल तिल सरसप मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधि तक कुलथ कोल पिन्याक हिंगू लहसुन आद्यम अपत्यमाहु। तो ये जो है अपत्याहार के बारे में बताया गया है दीपिका में। और भी अपत्य वाले चीजें बताए गए, निषिद्ध चीजें। भोजन महितम विधात पुनरप उष्णीकृतम रुक्षम अति लवण अम्ल युक्तम कदसम साकोत्कथम वर्जम। तो फिर से गर्म किया गया भोजन रूखा अधिक नमक खटाई वाला अपत्य कारक तथा उत्कट आदि वर्जित यानी शाक युक्त भोजन अहितकर है, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो ये आपके अपत्य थे। अब हम लोग पथ्य वाला देखेंगे हट प्रदीपिका में। गोधूम साली यव षष्टि कशोभ नानम क्षीराज खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक कपलादि पंच शाकम मुग्ध आदि दिव मुंदकम चयमिद्र पथम। तो यहाँ पे बताया गया गेहूं चावल जौ साठी चावल जैसे सुपाच्य अन्न, दूध घी खांड मक्खन मिश्री मधु सुंठ परवल जैसे फल आदि 5 प्रकार के साग जीवंतु बथुआ चौलाई मेघनाथ पूर्णिमा। इससे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। 5 साग कौन कौन है? ठीक है, उसके बाद मूंग होना चाहिए यहाँ पे तथा वर्षा का जल। तो ये दोनों से भी क्वेश्चन पूछा गया, मूंग और वर्षा के जल से। ठीक है, ये क्वेश्चन सिक्वेंस में लगाने के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया था, पुष्टम सुमधुरम वाला। ठीक है, वहां पे लघु पाकम प्रियम स्निग्धम है, यहाँ पे पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम है। और दोनों से क्वेश्चन बनाया आपके एग्जाम में, रिपीट क्वेश्चन नहीं होता भी है तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीक्वेंस में लगाने के लिए दिया गया था। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोविचितम योगम योगी भोजन माचर। तो अभ्यासी को पुष्ट कारक सुमधुर स्निग्ध गाय के दूध से बनी वस्तुएं धातु को पुष्ट करने वाला मनो अनुकूल और विहित भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया है। उसी प्रकार भगवत गीता में आहार के बारे में हम लोग सत्व ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, सतुगुण गधार, रजोगुण आहार के बारे में, तमोगुण आहार के बारे में। ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली के यौगिक सिद्धांत आहार विहार आचार विहार के बारे में यहाँ पे दिया गया है। छठवां अध्याय का 16 नंबर श्लोक में बताया गया है कि यहाँ पे किसका योग सिद्ध नहीं होता और किसका योग सिद्ध होता है, ये बताया गया। ये दोनों श्लोक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नाट्य अश्नत वस्तु योग अस्ति न त्यकांत मन मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस जागृतो नैव चार्जुन। यानी बताया गया है कि योग ना तो बहुत खाने वालों का, न बिल्कुल ना खाने वालों का, न बहुत शयन करने वाले, न बहुत ज्यादा सोने वाले,
करने वाले स्वभाव वाले, और ना सदा जागने वालों का सिद्ध होता है। तो योग किसका सिद्ध नहीं होता है? जो वैसे हैं जो बहुत ज्यादा खाने वाले हैं, या फिर जो बहुत कम खाने वाले, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, जो बहुत ज्यादा सोते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं सोते, ये दोनों का जो है योग सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, ये 16 नंबर बताया गया। 17 नंबर श्लोक में छठा अध्याय का बताया गया, युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवतु दुखा। तो दुखों का नाश करने वाला योग, यथा योग आहार विहार करने वाला, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाला, और यथा योग सोने और जागने वालों का ही सिद्ध होता है। तो ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवत गीता में किसका योग सिद्ध होता है और किसका योग सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, श्लोक नंबर भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर है ये? ओके, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य जीवन शैली हेतु योग का सकारात्मक दृष्टिकोण। तो हम लोग ये पढ़ेंगे योग दर्शन में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम। ठीक है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावना चित्त प्रसाद। तो ये बताए गए आपके चित्त शुद्धि के उपाय, जिसे हम लोग बोलते हैं, जिससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, मैत्री करुणा मुदित और उपेक्षा। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यहाँ पे बताया गया है। सकारात्मक दृष्टिकोण है। आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। ऑप्शन में ये चारों दिए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ओके, फिर भाव और भावनाओं की अवधारणा तथा उनके स्वास्थ्य एवं सुख अनुभूति प्रासंगिकता। तो यहाँ पे हम लोग भाव और भावनाओं की अवधारणा और उसकी स्वास्थ्य की सुखानुभूति प्रासंगिकता को देखेंगे। तो भाव और भावनाएं जो है ये मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। भाव और भावनाएं अंतर्निहित मानसिक स्थिति को दर्शाता है, यानी विचारों भावों और आदतों का ये अभिव्यक्ति है। भाव और भावनाएं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हमारे व्यक्तित्व का ये मुख्य अंग है, जो कि हमारे विचारों भावों और कार्यों को प्रेरित करते हैं। जैसा आपका व्यवहार रहेगा वैसा आप विचार भाव वैसा रहता है। तो यहाँ पे स्वस्थ भाव की भावनाएं और अस्वस्थ भाव की भावनाएं क्या है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसकी भावनाएं सकारात्मक दिशा में होती है, उसे सकारात्मक दिशा की ओर ले जाती है। स्वयं को वो समझता है, दूसरों को समझने की क्षमता भी प्रदान करता है, और वो जीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करने में भी मदद करता है। इसके विपरीत जब हम लोग अस्वस्थ भाव की बात करते हैं, अस्वस्थ भाव की भावनाओं की बात करते हैं, तो वो हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव दिशा की ओर ले जाता है, और हमेशा तनाव में, चिंता में, असंतोष का अनुभव करता है। ठीक है, इसीलिए स्वस्थ भाव और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें अपने भावों और भावनाओं को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक सोच और क्रियाएं अपनानी चाहिए। इससे हमारी जीवन शैली बेहतर होती है और हम संतुष्ट और सुखी जीवन जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाव और भावनाओं के बारे में हम लोगों के सिलेबस में है, तो वो देख लिए। ठीक है।